11 बजे के आसपास फैसला आता है, मतलब मध्याह्न के पहले फैसला आता है गुजरात हाई कोर्ट का कि तीस्ता तलवार के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी होता है, उनको गिरफ्तार करने का आदेश जाता है। और 12 बजे तक यहां पर फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा जाता है, 2 मेंबर का एक बेंच बैठता है और 2 मेंबर के बेंच में सुनवाई के दौरान डिसेंट हो जाता है। दोनों में एका नहीं होता है, मतलब एक जज कह रहे हैं कि हमें इनको अरेस्ट करवाना पड़ेगा, ये जो गुजरात हाई कोर्ट का डिसीजन है उसको हमको विथेल्ड करना पड़ेगा, हमको इसको कंटिन्यू करना पड़ेगा। और एक जज कह रहे हैं कि नहीं, इनको रोक करके ये किया जा सकता है। अब मामला फंस गया। 2 सदस्यों का बेंच है, एक जज का ओपिनियन अलग है, दूसरे जज का ओपिनियन अलग है, दोनों का ओपिनियन मिल नहीं रहा है, तो निर्णय हो नहीं सकता। अब इस वजह से पेंच फंस गया। यह सुनवाई होते होते मामला आ गया शाम तक, मतलब 12 बजे तो वहीं पर हुआ, 12 बजे से यहां पहुंचे, 2-3-4 घंटे में बेंच बैठी, हियरिंग। अब देखते जाइए शनिवार को ये कितनी हाई प्रोफाइल लेडी हैं कि इनके लिए बेंच बैठ रहा है और फौरन से पेशतर बेंच बैठ रहा है, और वो बेंच डिसाइड नहीं कर पा रहा है, ओपिनियन में डिफरेंसेस हो रहे हैं, एक जज कुछ और कह रहा है, दूसरा जज कुछ और कह रहा है। अब इस प्रक्रिया को चलते चलते शाम गुजर गई, शाम का वक्त हो गया। अब शाम के वक्त अप्रोच किया जाता है चीफ जस्टिस को। चीफ जस्टिस है चंद्रचूड़ साहब। चंद्रचूड़ साहब कहां हैं? भारतनाट्यम में भारतनाट्यम का लुत्फ उठा रहे हैं माननीय चीफ जस्टिस। भारतनाट्यम चल रहा है और चीफ जस्टिस वहां पर बैठे हैं। ये तो भाई किसी का भी प्रोरोगेटिव है, कहीं भी जा रहे हैं, कोई कला के शौकीन जो हैं वो कहीं भी जाते हैं, जा सकते हैं, हम लोग भी जाते हैं। तो जस्टिस साहब भी गए और एक कला का प्रदर्शन हो रहा था, वो देख रहे थे। उनका फोन बजता है, वो बीच से, भारतनाट्यम के कार्यक्रम चल रहे हैं और वो बीच से बाहर आते हैं, फोन पर बात करते हैं और फोन पर कहते हैं कि अरे ये क्या हो गया, मतलब गुजरात हाईकोर्ट ने भी आपको वारंट जारी कर दिया आपके खिलाफ, और ये भी वारंट यहां भी अनडिसाइडेड है, डिसाइड नहीं हो पा रहा है, 2 सदस्यीय बेंच में दोनों के डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। तो फोन पर तीसरा बेंच गठित होता है, मतलब देखते जाइए ये कहानी। फोन, सैटरडे का दिन है, इंतजार नहीं हो रहा है संडे का, फोन पर ही ये किस प्रकार के फंडामेंटल राइट का ये बेमिसाल उदाहरण पेश करना चाह रहे थे चंद्रचूड़ साहब, लेकिन यही बात दूसरी जगह भूल जाते हैं, ये भी मैं बता रहा हूं। फोन पर उन्होंने, माननीय चंद्रचूड़ साहब ने तीसरा बेंच गठित करवा दिया। अब फोन पर किया कि खुद दौड़ के चले गए, अब ये तो चंद्रचूड़ साहब बताएं, लेकिन फोन पर ही कम्युनिकेशन चल रहा था। तीसरा बेंच गठित हुआ और तीसरा बेंच हुआ 3 सदस्यीय जजों का बेंच बैठा, और 3 सदस्यों के बेंच ने ऑलमोस्ट, आप समझिए मध्य रात्रि के आसपास, 6-7 बजे तो इनको जानकारी ही मिली, तब ये जाकर के भारतनाट्यम देख रहे थे। फिर बेंच गठित होता है, फिर सुनवाई शुरू होती है, तो 10-11 बजे रात्रि के आसपास जाकर के तीस्ता सेतलवाल को बेल ग्रांट हो जाता है, उनकी गिरफ्तारी पर रोक लग जाती है। एक ही दिन में हाई कोर्ट से मामला चला, सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, और सुप्रीम कोर्ट में एक ही दिन में अभिनव अर्नब गोस्वामी के लिए भी हुआ था, लेकिन इतना क्विक अर्नब गोस्वामी के लिए भी नहीं जितना क्विक तीस्ता सेतलवाल के लिए हुआ। यही कहानी एक तथाकथित जर्नलिस्ट है जो कि एजेंडाधारी है, सोरोस गैंग का है, वो जुबैर, और मोहम्मद जुबैर के लिए भी इसी तरीके से यूपी पुलिस की गिरफ्तारी का वारंट निकला था।
मोहम्मद जुबैर भी जो है साहब, उनको भी इसी प्रकार से आउट ऑफ बॉक्स जाकर के ऐसी इम्यूनिटी इन्होंने प्रदान कर दी कि अब उनको कोई पुलिस भी गिरफ्तार करने के पहले उनको हाईकोर्ट का ऑर्डर लेना, बहुत सारी अनुमति चाहिए कि किसी भी पुलिस को मोहम्मद जुबैर को गिरफ्तार करने की। उन्होंने ऐसा कृत्य कर दिया है। तो मोहम्मद जुबैर की भी सुनवाई इसी प्रकार से। अब एक जस्टिस, रिटायर्ड जस्टिस है राकेश कुमार। राकेश कुमार जी ने कंप्लेन किया है राष्ट्रपति के पास। एडवोकेट नीलेश ओझा का कंप्लेन बहुत पहले से है चंद्रचूड़ के खिलाफ, और चंद्रचूड़ के खिलाफ पुलिंदा है। एक और आज मैं आपको जानकारी दे दूं कि आज 4:30 बजे जस्टिस रेवती मोहिते डेरे के खिलाफ जो कंप्लेन 2 साल पहले एडवोकेट नीलेश ओझा जी ने दर्ज की थी, आज उसकी सुनवाई हो रही है, क्योंकि जस्टिस रेवती मोहिते डेरे के पास ही दिशा सालियान का केस चला गया था और एडवोकेट नीलेश ओझा ने आपत्ति जताई थी कि जस्टिस रेवती मोहिते डेरे का रिश्ता एनसीपी की नेता जो हैं वो इनकी बहन है और वो एनसीपी से है, और एनसीपी का एक अलायंस है शिवसेना उद्धव से, इसलिए यहां पर जस्टिस मिलने की हमको उम्मीद नहीं है, इसमें कुछ गड़बड़ हो सकती है और इस जस्टिस के खिलाफ हमारा कंप्लेन पहले से दर्ज है, ये इनको मालूम है, तो इस बेंच से हमें न्याय नहीं मिल सकता है। ये नीलेश ओझा ने लिखित रूप में उस दिन जब ये अपियर हो रहे थे, जब पहले दिन दिशा सालियान के केस की सुनवाई हो रही थी, तो पहला आर्गुमेंट यही था इनका कि जस्टिस रेवती मोहिते डेरे के बेंच में हम ये सुनवाई करना नहीं चाहते हैं, यहां से हमें न्याय नहीं मिलेगा, क्योंकि इनकी बहन एनसीपी की नेता है और एनसीपी का अलायंस उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना से है। अब उसी सिलसिले में आज जस्टिस रेवती मोहिते डेरे के खिलाफ 4:30 बजे हियरिंग है, वही कंप्लेन का जो 2 साल पहले एडवोकेट नीलेश ओझा ने दिया था। अब एडवोकेट नीलेश ओझा का उस वक्त का कंप्लेन चंद्रचूड़ के खिलाफ जो गया था, जिसको कि इन लोगों ने उतना महत्व नहीं दिया, आज जस्टिस राकेश कुमार ने जब कंप्लेन भेजा है और उन्हीं तथ्यों का हवाला दिया है, जिन तथ्यों का हवाला एडवोकेट नीलेश ओझा ने दिया था, जस्टिस राकेश कुमार ने जो कंप्लेन भेजा है कि इनकी सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए, राष्ट्रपति के पास कंप्लेन भेजा है। अब सीबीआई इंक्वायरी क्यों होनी चाहिए, यह बात एडवोकेट नीलेश ओझा ने तब भी कहा था कि इनके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स होनी चाहिए। अब प्रोसीडिंग्स क्यों है? राकेश कुमार ने जो तथ्य रखे हैं कि उस दिन भारतनाट्यम देखते समय जब गुजरात हाईकोर्ट का फैसला आ रहा था कि तीस्ता सेतलवार को गिरफ्तार किया जाए, उनके खिलाफ नॉन बेलेबल एक प्रकार का वारंट हो गया था, उनकी गिरफ्तारी वारंट निकाल दी गई थी, नॉन बेलेबल नहीं, गिरफ्तारी वारंट निकल चुका था, तो भी जस्टिस चंद्रचूड़ को इसकी जानकारी थी। जब यहां 2 सदस्यीय बेंच लगा तब भी जानकारी थी, उनमें डिसेंट हुआ तब भी जानकारी थी, और जब शाम को 3 सदस्यीय बेंच का गठन हुआ तब भी जानकारी थी। तो ये जानकारी उनको पल पल कौन दे रहा था? क्या उनके पीएस दे रहे थे, या कोई बड़ा रसूखदार व्यक्ति है जुडिशरी में जो उनके संपर्क में था? ध्यान रहे आप, जैसा मैंने आपको बताया कि तीस्ता सीतलवाड़ खुद एक बेहद ही रसूखदार घर से आदमी है, उनके दादा अटॉर्नी जनरल रहे हैं। तो तीस्ता सीतलवाड़ खुद एक प्रभावी महिला हैं, लीगल फ्रेटर्निटी में हो सकता है कि जस्टिस चंद्रचूड़ के साथ इनकी दोस्ती भी रही हो, क्योंकि पारिवारिक दोस्ती रही, क्योंकि तब वो अटॉर्नी जनरल थे, तब इनके पिताजी चीफ जस्टिस हुआ करते थे। उसके पहले की बात है ये, उनके दादा के अटॉर्नी जनरल होने की बात हो रही है, मतलब आजादी के तुरंत बाद की बात। तो इस प्रकार का इन्फ्लुएंशियल फैमिली है तीस्ता सीतलवाड़। इसीलिए चूंकि इन्फ्लुएंशियल फैमिली है, उनके गैंग के हैं ये जो जस्टिस, बड़े एडवोकेट, अटॉर्नी जनरल, बड़े कॉर्पोरेट्स, बड़े पॉलिटिशियन, बड़े ब्यूरोक्रेट्स, चीफ सेक्रेटरी लेवल के, इन लोगों का एक कॉकस है, और इस कॉकस में से अगर किसी के खिलाफ कोई वारंट निकल जाता है साहब, तो ये लोग बेचैन हो जाते हैं। ये उसका एग्जाम्पल है।
तो सीबीआई इंक्वायरी में यह डिमांड हो रही है अब कि सीबीआई इंक्वायरी तो हो ही इनके खिलाफ, लेकिन सीबीआई इंक्वायरी में यह तहकीकात किया जाए कि तीस्ता सीतलवाड़ को बेल देने के पीछे जस्टिस चंद्रचूड़ इतने पैनिक क्यों थे। अब मैंने जो आपको बताया था पिछले दिनों, जब नीलेश ओझा जी ने हमारे शो में यह कहा कि इनके बेटे का एक क्लाइंट मुंबई में, उन्होंने फाइल किया एक पिटीशन इनके बेंच के सामने सुप्रीम कोर्ट कि हमारे केस की सुनवाई हाई कोर्ट में जल्द से जल्द हो और उसको फौरन से पेश कर हमारी अर्जी को मान करके उस पर निर्णय दे दिया जाए।